हेलो गाइस, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम अर्थवर्म और इस सिंगल शॉट में हम बात कर लेंगे केंचुए की पूरी संरचना, उसका कृषि में महत्व, उसका जनन, आंतरिक संरचना, बाह्य संरचना, सारी चीजों को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को गवाए हुए। सबसे पहले केंचुए का वैज्ञानिक नाम देख लेते हैं। एनिलिडा संघ में आता है। जब भी आपने जंतु संघ पढ़े होंगे तो वहां पे एनिलिडा में आता है। फेरेटेमा पोस्टुमा इसका नाम है और ये वंश है, पोस्टुमा इसकी जाति है। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं बाह्य संरचना में। तो बाह्य संरचना ये कैसी है? द्विपार्श्व सममित कृमि है। इसका शरीर बेलनाकार, लंबा, अगले सिरे पर नुकीला, पिछले सिरे से थोड़ा गोल होता है। बरसात के दिनों में ताम्र वर्णयुक्त गीली मिट्टी में रेंगता हुआ नजर आता है। पूर्ण वयस्क कृमि लगभग 150 मिलीमीटर लंबा होता है, 3 से 5 मिलीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं संरचनाएं। ये पृष्ठ दृश्य, पीठ वाला दृश्य, और ये अधर दृश्य है। और ये आप देख सकते हो इसका ये क्लाइटेलम है। 14वें, 15वें, 16वें खंड पे आपके क्लाइटेलम होती है जो कोकून का स्रावट करती है। ठीक है, ये सबसे पहला जो खंड होता है, ये जो आपको दिख रहा है प्रवर्धनुमा, मासल प्रवर्धनुमा संरचना, इसे बोलते हैं प्रोस्टोमियम। क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। और जो कैंचो का पहला मुख वाला जो खंड होता है उसे बोलते हैं परितोम, पेरिस्टोमियम। तो मुख का पहला जो भाग है उसे पेरिस्टोमियम कह रहे हैं। मुख के बाहर की तरफ प्रोस्टोमियम, मांसल प्रवर्ध लटका रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। ठीक है, इसका शरीर देखिए 100 से 120 खंडों में बटा होता है। एनिलिडा संघ में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एनिलिडा संघ के जितने भी जीव होते हैं उसमें क्या पाया जाता है? खंडी भवन पाया जाता है। उनका शरीर खंडों में विभक्त होता है। इसमें सिर का अभाव होता है। मुख शरीर के पहले खंड पर पाया जाता है जो देखने में अर्धचंद्राकार होता है। इसके सामने एक मांसल प्रवर्ध लटका होता है जिसको प्रोस्टोमियम कहते हैं। पहला खंड जिसमें मुख घिरा रहता है उसे पेरिस्टोमियम कहते हैं। तो पहला खंड मुख का पेरिस्टोमियम कहलाता है। इसके बाहर की तरफ एक मांसल प्रवर्ध लटका हुआ है उसे प्रोस्टोमियम कहते हैं। सिर का अभाव होता है और यहाँ पे क्या पाया जाता है? मुख पाया जाता है सबसे पहले। चलिए इसे मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से धीरे धीरे हम कई सारी चीजें केंचुए में समझ लेंगे। केंचुए को किसान का मित्र कहते हैं, इसीलिए इसका जानना जरूरी है कि किस तरह से हमारा किसान हमारा मित्र होता है ये। ठीक है, शरीर के अंतिम खंड पर मलद्वार होता है, इसीलिए इसे गुदा खंड भी कहते हैं, एनस कहते हैं। वयस्क केंचुए में 14वें, 15वें, 16वें खंड, ये क्वेश्चन छप गया, हर एग्जाम में पूछा जाता है क्लाइटेलम कौन से खंड में पाई जाती है? तो केंचुए में 14वें, 15वें, 16वें खंड पे एक दूसरे से मिल जाते हैं, मोटी पट्टी बनाते हैं जिसको क्लाइटेलम कहते हैं। इसकी दीवार में ग्रंथियां भी होती हैं जो विशेष प्रकार का रस पैदा करती हैं। इसी रस से अंडों की रक्षा के लिए कोकून बनता है। तो आपसे पूछा जाए केंचुए के कौन से खंड में कोकून का निर्माण होता है, तो 14वें, 15वें, 16वें खंड में कोकून का निर्माण होता है बच्चों। चलिए अब हम आ जाते हैं जनन भागों पे, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे। तो देखिए 5वीं से 9वीं खंड तक के बीच में, जैसे मान लीजिए 5, 6, 7, 8, 9, तो इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इसके बीच में, इस तरह से इनके बीच में स्पर्मेथिकल पोर्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? शुक्रधानी रंध्र पाए जाते हैं। 14वें खंड में एक छोटा सा मादा जनन छिद्र पाया जाता है, जबकि 18वें खंड के पार्ट्स में नर जनन छिद्रों का जोड़ा पाया जाता है। तो 14वें खंड में मादा जनन छिद्र एक पाया जाता है, जोड़ा नहीं। 18वें खंड में अदर पार्ट्स में नर जनन छिद्रों का जोड़ा पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसे मिटा लेते हैं। शरीर के प्रथम, अंतिम और क्लाइटेलम खंडों को छोड़कर समस्त खंडों में एस आकार के सूक पाए जाते हैं जो प्रत्येक खंड के मध्य में स्थित उपकला गर्त में धसे होते हैं। सूक कैसे होते हैं? छोटी बाल के समान संरचना होती है जो फैले सिकुड़ सकती है, यानी कि गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समस्त खंडों में एस आकार की सीटी पाई जाती है, सूक जिसे कहते हैं हिंदी में। और ये कैसे होते हैं? छोटे बाल जैसी संरचना होती है जो गति में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं बच्चों। समझ में आ गया होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनाइटल पेपिला के अंतर्गत 2 जोड़ी बिंब रूपी उभार होते हैं, जिनमें से एक जोड़ी पेपली 17वें, दूसरी जोड़ी 19वें खंड में पाई जाती है।
अधर सतह, पृष्ठ सतह मत ध्यान रखना, आपको इतना ध्यान रखना कहाँ पाई जाती है। तो जेनिटल जो पेपला होते हैं 2 जोड़ी पाए जाते हैं, एक जोड़ा 17वें खंड पे, दूसरा जोड़ा 19वें खंड में पाया जाता है। प्रत्येक पेपली के शिखर पर प्याले के समान एक छिछला एवं चिपचिपा गर्त होता है जो मैथुन के समय चूसक का कार्य करता है। किसका काम करता है? चूसक का कार्य करता है। ठीक है बच्चों, कुछ बेसिक चीजें हैं जो आपको समझ में आ गई होंगी मैं क्या कहने की ट्राई कर रहा हूं आपसे। चलिए देखिए, एक तो 14वें, 15वें, 16वें खंड में क्लाइटेलम होती है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, शरीर के प्रत्येक खंड में जो 100 से 120 खंड पाए जाते हैं, शरीर के प्रत्येक खंड में आपको ऐसा आकार की सीटी पाई जाती है जो गति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, 14वें, 15वें, 16वें खंड में क्लाइटेलम पाया जाता है जो अंडों की रक्षा के लिए कोकून स्रावित करता है बच्चों। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र पाया जाता है और 18वें खंड में क्या पाया जाता है? नर नर जनन छिद्र का एक जोड़ा पाया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ देखा। 14वें खंड में मादा जनन छिद्र और 18वें खंड में पूरा जोड़ा पाया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं श्वसन तंत्र की ओर, आंतरिक संरचना की तरफ आ रहे हैं बच्चों। तो श्वसन तंत्र, कैंचुओं में श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, श्वसन नम त्वचा द्वारा होता है। ऑक्सीजन, जिस तरह से आप मेढक पढ़ेंगे, मेढक भी मैंने पढ़ाया हुआ है, तो वहां पे देखेंगे श्वसन 3 तरह से होता है। एक तो त्वचा द्वारा होता है, उसके मुख गुहा के द्वारा होता है, तीसरा उसके फेफड़ों के द्वारा होता है। यहाँ पे श्वसन तंत्र नहीं पाया जाता है, जैसे कि मेढक में पूरी तरह से कैसा होता है, परिपक्व होता है, लेकिन यहाँ पे त्वचा द्वारा होता है। ऑक्सीजन त्वचा के देह गुही द्रव में घुलकर रक्त की कोशिकाओं द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड का भी रक्त प्लाज्मा में घुलने के पश्चात बाहर त्याग कर दिया जाता है। इसके रुधिर की प्लाज्मा में घुली हुई सॉरी इसके रुधिर की प्लाज्मा में घुली हुई अवस्था में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, यानी कि हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिससे रक्त का रंग कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा, जिनके द्वारा ऑक्सीजन शरीर के विभिन्न ऊतकों तक पहुंचाई जाती है बच्चों। तो वही ये सेम बेसिक प्रोसीजर जिस तरह से हमारे अंदर होता है उसी तरह से यहाँ पे हो रहा है। परिसंचरण तंत्र देखिए, जैसे हमारा बंद होता है, यहाँ पे भी बंद प्रकार का है। रक्त भित्ति युक्त नलिकाओं में बहता है। रक्त में आरबीसी का अभाव होता है बच्चों, यहाँ पे आरबीसी का अभाव हो गया है। हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुले रहने के कारण रक्त का रंग लाल होता है। जैसा कि मैंने बताया, हीमोग्लोबिन घुल रहा है तो ये रंग दे देगा। जैसे आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ही की वजह से रंग लाल हो जाता है। जबकि डब्ल्यूबीसी में देखेंगे, डब्ल्यूबीसी का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आरबीसी को इसीलिए हम एरिथ्रोसाइट बोलते हैं और डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट बोलते हैं बच्चों, ये ध्यान रखना। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं जिससे बाद में दिक्कतें आए, लेकिन लिख लेना कहीं पे, आरबीसी को एरिथ्रोसाइट कहते हैं लाल रंग के कारण। डब्ल्यूबीसी में रंग कैसा होता है? सफेद होता है, क्योंकि वहां पे हीमोग्लोबिन एब्सेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हृदय 4 जोड़ी, ये मिटा लेते हैं, ये साथ में चलते हैं इसलिए मिटाना पड़ता है हर बार। चलिए देखिए, हृदय कितना होता है? 4 जोड़ी होता है, हमारे अंदर भी 4 जोड़ी, 2 वाले 2 नीले। नलिकाकार आकार में पेशी होता है, स्पंदनशील होता है, कपाट युक्त होता है। कपाट होते हैं तो आपके रक्त क्या है? मिक्स नहीं होता है, पीछे बह के नहीं आता है। कपाट का मुख्य काम क्या होता है? जैसे किवाड़ होती है, किवाड़ बंद कर लोगे, एक तरफ जहां से बंद की है वहां उसके अंदर नहीं आ पाओगे, फिर उसी तरह से कपाट होते हैं। एक बार रक्त बाहर चला गया तो फिर वापस नहीं आने देगा जब तक कपाट बंद है। कपाट खुल जाएगा तो ओबियसली अंदर आ जाएगा। जो 7वें, 9वें और 12वें, 13वें खंड में पाए जाते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे परिसंचरण तंत्र इतना ही ध्यान रखना, आपको बंद प्रकार का होता है। हीमोग्लोबिन के कारण आरबीसी एब्सेंट होती है, लेकिन हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है जिसकी वजह से रंग लाल हो जाता है बच्चों। उत्सर्जन तंत्र पे आ जाते हैं। इसके उत्सर्जन तंत्र को नेफ्रिडियल तंत्र कहते हैं। शरीर के प्रथम 3 खंडों को छोड़कर से सभी खंडों के प्रत्येक खंड के भाग में नेफ्रिडिया के सभी भाग स्थित होते हैं। नेफ्रिडिया उत्सर्जित करने वाली सूक्ष्म नलिकाओं का समूह होता है जिसमें सीधी पाली और कुंडलित पाली प्रकार की नलिकाएं पाई जाती हैं। कार्य के आधार पर नेफ्रिडिया को हम 2 भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक होते हैं एक्सोनोर्फिक नेफ्रिडिया जो सीधे शरीर के बाहरी भागों में खुलकर उत्सर्जन करते हैं, और एक होते हैं आंतरमुखी नेफ्रिडिया जो सीधे आहार नाल में खुलते हैं। तो कार्य के आधार पर नेफ्रिडिया को 2 भागों में, बहिर्मुखी है वो
शरीर के बाहरी भागों में खुलकर उत्सर्जन करेंगे और आंत्रमुखीय वो आहार नाल में उत्सर्जित करेंगे। आहार नाल में उत्सर्जित होने वाले पदार्थों में उपस्थित जल की मात्रा का अवशोषण होने से केंचुआ अपनी शरीर की नमी बनाए रखता है। तो देखिए आहार नाल में आंत वाला जो पोर्शन होता है वहीं पे आपके अवशोषण होगा, तो यहाँ पे पानी का ज्यादा अवशोषण करता है क्योंकि उसकी त्वचा नम बनाए रखनी है, वहीं से श्वसन होगा। तंत्र का तंत्र देखते हैं, तो तंत्र का तंत्र यहाँ पे कैसा होता है, सुविकसित और खंडित तंत्र का तंत्र पाया जाता है, जिसके 3 भाग होते हैं, केंद्रीय, परिधीय और अनुकंपी तंत्र का तंत्र। ठीक है, केंद्रीय तंत्र का तंत्र देखें तो इसमें अग्र तंत्र का बलय पाई जाती है और एक आपकी क्या पाई जाती है बच्चों, एक अग्र तंत्र का बलय पाई जाती है और एक वेंट्रल नर्व कोड पाई जाती है। ये नर्व रिंग निकालते थे पहले, डिसेक्शन होता था बीएससी में, हमने किया हुआ है, जिसमें हम नर्व रिंग निकालते थे और जिसकी सबसे अच्छी नर्व रिंग आती थी उसका सबसे अच्छा प्रैक्टिकल माना जाता था। बहुत सूक्ष्म सी होती है, तो डिसेक्शन अभी बंद हो गया है इसलिए आप नहीं निकाल पाओगे। ठीक है, तो एक अग्र तंत्र का बलय और एक अधर तंत्र का रज्जु, यानी कि नर्व रिंग और नर्व कोड, आप इतना ध्यान रख लीजिए। पढ़िए तंत्र का तंत्र में कौन कौन है, तंत्रिका बलय और अधर तंत्र का रज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाएं पढ़िए तंत्र का तंत्र का निर्माण करती हैं। इस तंत्र से प्रमस्तिष्क गुच्छ का पार्ट से 8 से 10 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलकर देह भित्ति, प्रोस्टियम, मुख गुहा व ग्रसनी को जाती हैं। ठीक है, तो इसमें भी कुछ ध्यान रखने का नहीं है। आगे बढ़ते हैं। ओके, फिर इन तंत्रिकाओं में और संवेदी और प्रेरक दोनों प्रकार के तंतु पाए जाते हैं। अनुकंपी तंत्र का तंत्र देखिए, ये तंत्र का तंत्र जालिका के रूप में होता है जो मांसपेशियों के अंदर और आहार नाल तक फैला होता है। ठीक है, तो तंत्र का तंत्र में ज्यादा कुछ नहीं है, आपको 3 तंत्र ध्यान रखने हैं, केंद्रीय, पर्दीय और आपके केंद्रीय तंत्र का तंत्र में नर्व रिंग, नर्व कोड पाया जाता है। पर्दीय तंत्र का तंत्र जिसमें आपके कपाली तंत्रिकाएं पाई जाती हैं जो संवेदांगों को ग्रहण करने का और पहुंचाने का काम करती है। अनुकंपी तंत्र का तंत्र जालिका के रूप में होता है जो मांसपेशियों के अंदर और आहार नाल तक फैला होता है। जनन तंत्र की बात करें, केंचुआ कैसा होता है, द्विलिंगी होता है, यानी कि इसमें उभयलिंग, यानी कि नर और मादा भाग दोनों ही होते हैं। तो नर और केंचुआ, मादा केंचुआ अलग अलग नहीं होते, एक ही केंचुआ होता है, उसी में नर का भाग होता है, उसी में मादा का भाग होता है। तो इसमें लैंगिक जनन पाया जाता है। केंचुए में पुंपूर्वता अवस्था पाई जाती है, ये अच्छी बात है। पुंपूर्वता यानी कि प्रोटोएंड्रस, यानी कि नर भाग है वो पहले विकसित हो जाते हैं इस अवस्था में, इसे बोलते हैं प्रोटोएंड्रस अवस्था। ठीक है, अर्थात नर जननांगों का विकास मादा जननांगों से पूर्व होता है। नर जननांगों के अंतर्गत वृषण, वृषण कोश, शुक्राशय, प्रोस्टेट और साइक ग्रंथियां होती हैं। मादा जननांगों के अंतर्गत अंडाशय, अंडकीप, अंडवाहियां, मादा जनन छिद्र और शुक्रग्राहिका होती हैं। जो बेसिक से मिलते हैं वही हैं। अगर आपने रिप्रोडक्शन पढ़ा हुआ है ह्यूमन एनाटॉमी में, तो वही जो अपने अंदर है वही सेम से, ज्यादा कुछ अंतर है नहीं। अब थोड़ा जो जनन का प्रोसीजर है वो अलग होगा, क्योंकि हम तो होते हैं एक लिंगी, क्योंकि हम में नर और मादा अलग होते हैं। यहाँ ये कैसा है, मास है, ये उभयलिंगी है, इसमें नर और मादा भाग दोनों ही है। नर भाग कौन से में है, 18वें जनन छिद्र में पाया जाता है, और मादा भाग कौन से में, 14वें खंड में। ये बच्चों ये थोड़ी थोड़ी सी बेसिक चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, बता रहा हूं जिससे ये सारी चीजें अगले पेज पे नहीं आए। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंचुए में मैथुन क्रिया भूमि के अंदर और वर्षा ऋतु की नम और शांत रात्रि में 1 घंटे के लगभग होती है। काफी लंबा प्रोसीजर चलता है। तो मैथुन क्रिया भूमि के अंदर होती है जिससे बाहर से कोई इन्हें डिस्टर्ब नहीं करे। वर्षा ऋतु की नम और शांत रात्रि में 1 घंटे के लगभग होती है। काफी लंबा प्रोसीजर चल रहा है, 1 घंटा, जिसमें 2 केंचुए अधर सतह से इस प्रकार मिलते हैं, पेट वाली सतह से इस प्रकार मिलते हैं कि उनके सिरे एक दूसरे की विपरीत दिशा में हो जाते हैं। ठीक है, उनकी जो सिरे हैं एक दूसरे की विपरीत दिशा में होते हैं, यानी एक का मुख इधर है और एक का मुख इधर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में और एक दूसरे से अटैच हो जाते हैं। इस प्रकार से दोनों केंचुए के नर जनन क्षेत्र एक दूसरे के शुक्रग्राहिका छिद्रों के सामने आ जाते हैं। और शुक्रग्राहिका छिद्र कहाँ थे, 4 से 9वें खंड तक के, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां और ऐसे थे, इनके बीच बीच में थे। तो यहाँ पे ये नर जनन छिद्र है, वो 18वें खंड वाला जो छिद्र था वो इनके बीच में आ जाता है कहीं और उभर कर सामने आ जाते हैं। तत्पश्चात नर जनन छिद्र उभर कर अंकुर के समान होने के पश्चात स्पर्मेटिक फ्लूइड, शुक्र जो द्रव होता है और प्रोस्टेट द्रव का आदान प्रदान होने के पश्चात इसे शुक्र ग्राहिकाओं में संग्रहित कर लिया जाता है।
यानी कि जैसे मान लीजिए ये केंचुआ एक, ठीक है, ये इसका मुंह इधर है और ये केंचुआ इसका मुंह इधर है, तो इसका जो चौथा पांचवा छठवां खंड होगा वहां पे इसका कौन सा भाग होगा, नर जनन छिद्र होगा। अब ये दोनों एक दूसरे अटैच हो जाएंगे, ये अपना स्पर्म और प्रोस्टेट द्रव यहाँ ट्रांसफर कर देगा इसे। अब इसमें शुक्र ग्राहिकाओं में जो ट्रांसफर होने के बाद में ये संग्रहित हो जाते हैं। ठीक है, ध्यान से समझने की ट्राई करना, ज्यादा कंफ्यूजिंग नहीं है। जो चौथा पांचवा छठा जो भाग है, इस भाग पे दूसरे केंचुए का नर जनन छिद्र वाला आएगा और ये क्या कर देगा, यहां से शुक्र द्रव और प्रोस्टेट द्रव दोनों को ट्रांसफर कर देगा और इसकी शुक्र ग्राहिकाओं में ये कैसा हो जाता है, संग्रहित हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कोकून का निर्माण क्लाइटेलम द्वारा होता है। कोकून में ही निषेचन क्रिया संपन्न होने के कारण केंचुए का निषेचन बाह्य प्रकार का होता है। कोकून में हो रहा है, बाहर हो रहा है, शरीर से बाहर, तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। मेढक में भी एक्सटर्नल होता है। एक कोकून से एक ही केंचुए का निर्माण होता है। केंचुआ कोकून का निर्माण तब तक करता रहता है जब तक शुक्र ग्राहिका से शुक्राणु समाप्त नहीं हो जाते हैं, तब तक ये चलता रहता है और एक कोकून से एक ही केंचुए का निर्माण होता है बच्चों। पाचन तंत्र में आ जाते हैं, ये इसका जनन हो गया, कैसे होता है। पाचन तंत्र में आते हैं तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम समझ लेना चाहिए। देखिए इसका पाचन तंत्र मुख से शुरू होता है, मुख गुहा, ग्रसनी, ग्रसिका, पीसड़ी, फिर अमाशय, फिर आपके आंत वाला रीजन तीन भागों में होता है, पूर्व टिफ्लोसर रीजन और पश्चिम टिफ्लोसर रीजन। ये आंत्रसी का स्थान होती है 23वें 24वें खंड पे। फिर लसका ग्रंथियां पाई जाती हैं, फिर आंत्र बलय पाई जाती है और फिर टिफ्लोसोड रीजन ये जो है पाया जाता है। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा सा ये समझ सकते हो आप आगे से, जिस तरह से हमारे अंदर शुरू होता है मुख गुहा से, इसी तरह से इसके अंदर भी शुरू होता है। तो सबसे पहले मुख ये कहाँ होता है, प्रथम खंड पर स्थित होता है। यह देखने में अर्ध चंद्राकार छिद्र के रूप में होता है और परितुंड कहलाता है, जो भोजन का प्रवेश द्वार है। ठीक है, और पेरिस्टोमियम के बाहर जो मांसल प्रवर्ध होता है उसे हम क्या बोलते हैं, प्रोस्टोमियम कहते हैं बच्चों। ठीक है, मुख हुआ देखिए, ये मुख से शुरू होकर तीसरे खंड तक जाती है। इसमें अनुधर्य बलय पाए जाते हैं। मुख गुहा भोजन को ग्रहण करते समय अंदर बाहर होती है और भोजन को ग्रसनी में पहुंचाती है। ठीक है बच्चों, ग्रसनी में पहुंचते हैं। ग्रसनी होता है आपके चौथे खंड में स्थित होता है। इसमें संयोजी ऊतक और पेशी तंतुओं का पुंजनुमा जाल होता है, जिसमें लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो ग्रसनी में क्या पाई जाती हैं बच्चों, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। इनकी लार में श्लेष्मा और प्रोटीन को अपघटित करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं बच्चों। तो ग्रसनी में क्या पाई जाती हैं, लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार ग्रंथियों में श्लेष्मा और प्रोटीन को अपघटित करने वाले एंजाइम भी पाए जाते हैं। फिर आ जाती है ग्रसिका, ये 5वें से 8वें खंड तक फैली होती है। इसमें किसी भी प्रकार के भोजन का पाचन नहीं होता है, ये केवल भोजन को ग्रसनी से पेशड़ी तक पहुंचाने का काम करती है। यानी कि ग्रसिका एक तरह से मीडिएटर की तरह काम कर रही है। ठीक है बच्चों, आगे आ जाते हैं पेशड़ी पे। पेशड़ी 8वें से 9वें खंड के मध्य अंडाकार आकार में होती है। ये पेशीय तंतुओं की गांठ नुमा संरचना होती है जो भोजन को पीसने का काम करती है। क्योंकि बेसिकली हमें पता है केंचुआ क्या खाता है, मिट्टी खाता है। तो मिट्टी के कण में कंकड़ पत्थर भी आ जाते हैं, उन्हें उन्हें तोड़ने के लिए आपकी पेशड़ी जो 8वें से 9वें खंड के मध्य पाई जाती है, वो इनको पीसने का काम करती है। अमास से आ जाते हैं हम। अब अमास से देखिए, पेशड़ी के पश्चात का भाग 9वें खंड से 14वें खंड तक जो फैला होता है उसे हम अमाशय कहते हैं। जैसा कि हमने मेढक में भी पढ़ा है, अमाशय में जो भोजन होता है, हमारे अंदर भी जो भोजन होता है वो अर्धपचित होता है, उसे हम काइम कहते हैं। क्या कहते हैं, काइम। अमाशय में एसियल अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय की भीतरी सतह में अनेक वलय होते हैं। इसकी भित्ति में कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं। तो बच्चों ये पूछा जाता है कई बार, कई क्वेश्चन आपके जेट में जहां पे भी केचुए वाला टॉपिक आता है वहां पे क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि कैल्सीफेरस ग्रंथियां कहाँ पाई जाती हैं। तो आपके अमाशय में पाई जाती हैं बच्चे, क्योंकि ये मिट्टी के ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती है। मिट्टी में एक अम्ल होता है ह्यूमस का, जो होती है मिट्टी, उसी में एक ह्यूमिक अम्ल होता है, उसे उदासीन करती हैं कैल्सीफेरस ग्रंथियां, जो आपके अमाशय में पाई जाती हैं। अमाशय के बाद में आपके शुरू होगा आंत का रीजन। यह अमाशय से अधिक चौड़ी नलिका होती है जो 15वें खंड से शुरू होकर अंतिम खंड तक जाती है। इसे निम्न 3 भागों में, जैसा कि मैंने डायग्राम में बताया था, पूर्व टिफ्लोसर रीजन और पश्चिम टिफ्लोसर रीजन। पूर्व टिफ्लोसर रीजन में देखिए, ये 15वें खंड से 26वें खंड के बीच में स्थित होते हैं। इसमें छोटे छोटे रसांकुर होते हैं जो भोजन का अवशोषण करते हैं। देखिए रसांकुर, आंत में जहां पे भी रसांकुर आ जाते हैं तो उनका काम होता है माइक्रोविलाई। तो ये छोटे छोटे ऐसे होते हैं,
ये ज्यादा से ज्यादा चीजों को पकड़ने का काम करते हैं, क्योंकि इनका पृष्ठीय क्षेत्रफल बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अवशोषण बहुत अच्छी तरह से होता है। इसीलिए आंत का काम मुख्यतः भोजन का अवशोषण करना होता है। इसके 26वें खंड पर एक जोड़ी पार्श्व शंकु उभार पाए जाते हैं, जिसे आंत्रशिका कहते हैं। तो आंत्रशिका ध्यान रखना 26वें खंड में पाए जाते हैं, एक जोड़ी पाए जाते हैं, जिसका अग्र सिरा बंद होता है। ये 22वें 23वें खंड तक फैले होते हैं। 26वें खंड में पाए जाते हैं, लेकिन 22वें 23वें ऊपर के 22वें 23वें खंड तक फैले होते हैं। ठीक है, फिर टिफ्लोसर रीजन आ जाता है। ये 27वें खंड से अंतिम 23 से 25 खंड को छोड़कर शेष खंडों में होता है, जिसे आंत्रवलन या टिफ्लोसल कहते हैं। टिफ्लोसर रीजन, इसमें रसांकुर थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिससे भोजन के अवशोषण की सतह बढ़ जाती है। देखिए, खंड आपको याद नहीं रह पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, एक दो बार पढ़ते रहेंगे तो बेसिक जो खंड है, जैसे नर जनन क्षेत्र, मादा जनन क्षेत्र, स्पर्म, आपकी शुक्राणुधानी कहाँ पाई जाती है, ये ध्यान रख लेना बस। ठीक है, अब देखिए पश्च टिफ्लोसर रीजन में क्या होता है, ये मिटा लेते हैं पहले। चलिए अब हम आ जाते हैं पश्च टिफ्लोसर रीजन। तो पश्च टिफ्लोसर रीजन ये 23वें खंड से 25वें खंड तक फैला होता है, जिसे मलाशय भी कहते हैं। इसकी भित्तियां पतली होती हैं, इस भाग में टिफ्लोसोल नहीं होता है, ये क्षेत्र गुदा द्वारा बाहर खुलता है। ठीक है, तो ये इसमें ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। गुदा आपके क्या है, मलद्वार, ये शरीर के आखिरी खंड के पश्चिम छोर पर स्थित होता है, जिससे अपचित भोजन के पदार्थ और मिट्टी के गढ़ छोटी छोटी गोलियों के रूप में बाहर निकलते हैं, जिसे हम कृमि कास्टिंग कहते हैं, वर्म कास्टिंग, कृमि कास्टिंग। ठीक है, गुलिकाएं जिसे बोलते हैं, तो छोटी छोटी गुलिकाओं के रूप में वो सर्जन करता है। चलिए बच्चों, हम आ जाते हैं पाचन क्रिया। थोड़ा तेज लग रहा होगा आपको, लेकिन धीरे धीरे ये 2 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। मिट्टी के कणों के साथ कार्बनिक पदार्थों को मुख गुहा से खींचने के पश्चात भोजन ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी की लार ग्रंथियों में श्लेष्मार प्रोटीन को पचाने के लिए एंजाइम पाए जाते हैं। म्यूसिन जो होता है वो भोजन को नम बनाता है, और प्रोटीज नामक एंजाइम प्रोटीन को पाचन करने के लिए स्रावित होता है। ठीक है बच्चों, जब भोजन ग्रसिका से होते हुए, ग्रसिका केवल मीडिएटर की तरह काम करती है, ग्रसनी से पेशड़ी में पहुंचाती है, पेशड़ी में पहुंचता है तो पेशड़ी द्वारा भोजन को महीन करने के लिए उसको पीसा जाता है। तत्पश्चात भोजन अमाशय में पहुंच जाता है, और अमाशय की भित्ति में क्या पाई जाती है बच्चों, कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती हैं। ठीक है, अंत में भोजन के आंत्र में पहुंचने पर आंत्र भित्ति से पाचक रस, जैसे ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, लाइपेज। अब देखिए, ट्रिप्सिन पेप्सिन ये प्रोटीन को अपघटित करते हैं, लाइपेज वसा को अपघटित करेगा, और ये वसी अम्ल और ग्लिसरॉल आपको दे देता है। का श्रावण होने से वसा और प्रोटीन और स्टार्च का पाचन हो जाता है। देखिए, वसा पाचित होगी तो इससे वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल मिल जाएगा, ग्लिसरॉल। और ये पेप्सिन और ये ट्रिप्सिन पाचित होंगे तो आपको प्रोटीन टूट जाता है, पेप्टाइड श्रृंखलाएं मिल जाती हैं आपको। ठीक है, आंत्र में पाए जाने वाले रसांकुर और टिफ्लोसल से भोजन के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोबलाई पाए जाते हैं। ऐसे ये भोजन को पकड़ने का काम करते हैं इस तरह से। तो इस प्रकार आंत्र में पाचन और अवशोषण दोनों प्रकार की प्रक्रियाएं होती है। तो ये बच्चों पाचन हो गया, वापस से बता दे रहा हूं। भोजन सबसे पहले मुख गुहा से जाता है ग्रसनी में, ग्रसनी की लार में म्यूसिन और प्रोटीज उसे पाचित कर देते हैं, फिर वो ग्रसिका से होते हुए पेशड़ी में पहुंच जाता है, पेशड़ी में उसे पीस दिया जाता है, फिर भोजन अमाशय में पहुंचा दिया जाता है। वहां पे कैल्सीफेरस ग्रंथियां पाई जाती हैं, जो ह्यूमिक अम्ल को उदासीन कर देती हैं। फिर ये भोजन आंत में पहुंच जाता है, आंत में रसांकुर और टिफ्लोसोल से भोजन के अवशोषण की क्षमता बढ़ जाती है, वहां पे वसा, प्रोटीन और स्टार्च का पाचन हो जाता है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपरोक्त सभी प्रक्रियाओं के पश्चात अपचित भोजन है वो गुदा द्वार द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, छोटी छोटी गुलिकाओं के रूप में, जिसे कृमि कास्टिंग कहते हैं बच्चों। अब हम आ जाते हैं इसके इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस के ऊपर। तो मैंने शॉर्ट में बताने की ट्राई की है, अगर आप एग्जाम से पहले भी देख के जाएंगे 15 मिनट में आपका ये टॉपिक हो जाएगा। तो इसे प्रलोभन और भोजन के रूप में यूज करते हैं। विश्व भर में प्रलोभन के रूप में केंचुए से मछली पकड़ने का काम किया जाता है। इसके साथ ही मछलियां, पक्षी, मेढक, चुचुंदर, छिपकली, छोटे सांप, कण, खजूरों के द्वारा भोजन के रूप में से खाया जाता है। तो प्रकृति का इकोलॉजिकल एनवायरनमेंट बना रहता है। ठीक है, खाने के रूप में से पोषण स्तर में खाद्य श्रृंखला में से यूज किया जाता है, इतना ध्यान रखना बस। जैविक खाद के निर्माण में तो केंचुए को किसान का मित्र कहा जाता है, क्योंकि केंचुए के उदर में उपलब्ध पाचक रसों के कारण कार्बनिक और मृदा खनिज पदार्थ पौधों के लिए उपलब्ध रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि जो रस पाए जाते हैं, इनसे कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थों को तोड़ के
उन्हें सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ देता है, जिससे प्लांट उन्हें अच्छी तरह से यूज कर पाते हैं बच्चों। वर्तमान में कार्बनिक पदार्थों के ढेर में कृत्रिम रूप से डेडिट्रीवोरस जियोफेगस प्रजाति के केंचुओं को पालकर उनसे कृमि कास्टिंग जो करी जाती है उसे वर्मी कल्चर कहते हैं। और केंचुओं के पालन को वर्मी कल्चर कहा जाता है, और केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कंपोस्ट भी कहते हैं। यानी कि इसके द्वारा जो आपको खाद मिलेगा उसमें कार्बन और नाइट्रोजन अनुपात कम होने से पौधों की जड़ें आसानी से इन तत्वों को ग्रहण कर लेती हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो केंचुओं के संवर्धन को वर्मी कल्चर कहते हैं, और इनसे जो खाद बनता है उसे वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। वर्मी कंपोस्ट खाद की तुलना में केंचुए की खाद को, जो नॉर्मल कंपोस्ट खाद होती है उसकी तुलना में इसकी खाद को श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, जो जिन्हें हम क्रांतिक तत्व कहते हैं, यहाँ पर दीर्घ पोषक तत्व भी कहते हैं, उनकी परसेंटेज ज्यादा होती है दूसरे कंपोस्ट खादों की तुलना में। तो यहाँ पे इसकी पाचन क्रिया द्वारा कार्बन का CO2 के रूप में, नाइट्रोजन का जटिल यौगिक सरल यौगिकों के रूप में बदल जाते हैं, जिसके कारण मृदा में कार्बन नाइट्रोजन अनुपात कम होने से पौधों की जड़ें इन्हें आसानी से ग्रहण कर पाती हैं। कहने का तात्पर्य ये, कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात कम होता है। क्यों कम होता है? तो देखिए, ये पूरा अनुपात कब कम होगा? जब नाइट्रोजन ज्यादा हो, कार्बन कम हो, तो पूरा अनुपात कैसा हो जाएगा? 1 से कम आ जाएगा। तो कहने का मतलब है यहाँ पे नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम की मात्रा ज्यादा होती है। मृदा सुधारक के रूप में तो ये क्या करता है? केंचुए भोजन की तलाश में मृदा में बिल बना देता है, जिससे आपकी मृदा कैसी हो जाती है? रंध्रित हो जाती है, छिद्रित हो जाती है, और जिससे आपके पानी है वो अच्छी तरह से नीचे पहुंचता है, जिससे मूल रोम जो होते हैं वो अच्छी तरह से पानी को अवशोषित कर पाते हैं। तो जिससे मृदा में वायु संचार और जल का संचार अच्छे से होता है, रंध्र अवकाश बढ़ जाता है, और सूक्ष्म जीवों के लिए भी जैविक अभिक्रियाओं के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंच पाती है, क्योंकि रंध्र अवकाश बढ़ जाता है पहले की तुलना में। तो इसीलिए ऐसा एक किसान का मित्र कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अब हानियां देखते हैं। तो हानियों में देखें, देखिए इसके द्वारा मृदा में रंध्र अवकाश होने से मृदा जल की निस्पंदन द्वारा हानि होने के साथ भूमि ज्यादा ढालू होने पर मृदा कटाव भी बढ़ जाता है। केंचुए कुछ परजीवियों के संक्रमण में मध्यम परपोषी होता है, जिससे दूसरे परजीवी संक्रमण कर पाते हैं, जैसे कीटाकृमि है, चूजों का टैप वर्म है। तो कुछ रोगों के संक्रमण में ये सहायक भी होता है। केंचुओं की कुछ जातियां पौधों के लिए नाशक जीव की तरह काम करती हैं। मालाबार में जैसे ये प्रजातियां मालाबारियां और एफेनेस्कस किस्म के केंचुए धान की जड़ों को हानि पहुंचाते हैं। तो इसी प्रकार पान की बेल की जड़ों को कोयम्बटूर में फेरेटिमा एलानगेटा, और दक्षिण भारत की अनामलाई की पहाड़ियों में इलायची के पौधों को तनों को पैराएनिक्स नाम की जाति क्षति पहुंचाती है। यानी कि कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो फायदा नहीं करके कुछ स्पेसिफिक प्लांट को हानि पहुंचाती हैं। गाइस, दिस विल बी ऑल। थैंक्स।